म्यूचुअल फंड सही हैं, ये तो हम सब ने सुना है, पर जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो तो आजकल एक नया नाम सामने आता है, ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे दोनों तो सेम ही लगते हैं, दोनों में स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है, तो डिफरेंस क्या है? सच बात तो ये है कि लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करने में इसलिए डिले नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास इन बेसिक सवालों के जवाब नहीं होते। ETF सस्ता है या म्यूचुअल फंड? क्या ETF में भी SIP हो सकती है? और टैक्स का क्या सीन है? इस कंफ्यूजन के चक्कर में हर महीना निकल जाता है और आपका फ्यूचर कॉर्पस साइलेंटली छोटा होता जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ETF और म्यूचुअल फंड्स को एक इजी एनालॉजी के साथ डिकोड करेंगे। वीडियो के एंड में एक प्रो टिप है जिसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। म्यूचुअल फंड और ETF को समझने के लिए एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है। म्यूचुअल फंड बिल्कुल एक फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की तरह है। आप जाते हैं, टेबल पे बैठते हैं और एक एक्सपर्ट शेफ यानी कि फंड मैनेजर आपके लिए मेन्यू डिसाइड करता है। आपको बस ऑर्डर देना है और बाकी काम शेफ का है। पर इस सर्विस के बदले रेस्टोरेंट आपसे सर्विस चार्ज यानी कि एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा ले सकता है। अब आते हैं ETF पे। ETF बिल्कुल लाइव स्ट्रीट फूड स्टॉल जैसा है। आप लाइव देख सकते हैं क्या पक रहा है, डिमांड के हिसाब से प्राइस चेंज होते रहते हैं और आपको खुद जाकर एक्सचेंज पे डील करनी पड़ती है। इसकी सर्विस कॉस्ट बहुत कम होती है पर मेहनत आपकी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। देखा जाए तो इनके मैकेनिक्स में 3 बड़े डिफरेंसेस हैं। ट्रेडिंग एंड प्राइसिंग। म्यूचुअल फंड के केस में जो AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी स्कीम को रन कर रही होती है, वो नेट एसेट वैल्यू यानी कि NAV दिन में सिर्फ एक बार कैलकुलेट करती है, वो भी मार्केट बंद होने के बाद। और जब NAV की बात आती है तो आप दिन में किस टाइम ट्रांजैक्शन प्लेस करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर्स को एंड ऑफ द डे NAV ही मिलता है एप्लीकेबल कट ऑफ टाइमिंग्स के हिसाब से। पर ETF का NAV बिल्कुल एक लिस्टेड इक्विटी शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पे पूरा दिन ट्रेड होता है विद इन मार्केट आवर्स। आप सुबह 11 बजे भी खरीद सकते हैं या आफ्टरनून में 2 बजे भी। आपको NAV रियल टाइम मार्केट प्राइसेस पर ही मिलेगी। डीमैट अकाउंट। ETF के लिए डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है। म्यूचुअल फंड आप बिना डीमैट अकाउंट के भी ले सकते हैं। द हिडन कॉस्ट। म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देते हैं पर ETF में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम दिखता है, 0.05% से 0.1%। लेकिन यहाँ कुछ हिडन कॉस्ट होते हैं जैसे कि ब्रोकरेज, GST और सबसे इम्पॉर्टेंट बिड आस्क स्प्रेड। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं मिस ETF को लग रहा है वो 0.45% बचा रही है, पर अगर ETF में लिक्विडिटी कम है यानी कि बायर सेलर्स कम है तो आपको यूनिट्स खरीदने के लिए ज्यादा प्राइस देना पड़ सकता है। इसे कहते हैं प्रीमियम टू NAV। अगर आपने सपोज 10% प्रीमियम पे ETF खरीदा तो आपका कॉस्ट एडवांटेज वहीं खत्म हो जाएगा। ETFs और इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में 2 चीजें चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ट्रैकिंग डिफरेंस और ट्रैकिंग एरर। इमेजिन कीजिए एक कॉन्वॉय चल रही है, आगे वाली कार स्टॉक मार्केट इंडेक्स है लाइक निफ्टी 50 और पीछे वाली कार आपका इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। ट्रैकिंग डिफरेंस। 100 किलोमीटर के सफर के बाद लीड कार 100 किलोमीटर पे है और आप 99.8 किलोमीटर पे। ये 0.2 किलोमीटर का गैप ट्रैकिंग डिफरेंस है। ये मेनली फंड के एक्सपेंस रेशियो की वजह से हो सकता है। ट्रैकिंग एरर ये बताता है कि आपने रास्ते में कितना स्वर्व किया, क्या आप लाइन में सीधे चले या कभी एक्सेलरेट और कभी ब्रेक किया। अब बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में SIP का फीचर इसे काफी यूनिक बनाता है जो कि ETF में नहीं मिलता है, बट ये रॉन्ग है। ग्रो पर आपको ETF या स्टॉक्स में भी SIP का ऑप्शन मिलता है पर ETF में ट्रू SIP नहीं होती। यहाँ आपके लिए एक स्टॉक SIP ट्रिगर होता है जो मार्केट प्राइस पे शेयर्स खरीदता है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप फ्रैक्शनल यूनिट्स नहीं खरीद सकते। अगर एक यूनिट 250 रुपीज की है और आपने 1000 रुपए की SIP सेट की तो एग्जैक्ट 4 यूनिट्स मिलेंगे, पर अगर प्राइस 260 रुपए हो गया तो 220 रुपए वापस आपके अकाउंट में रह जाएंगे। वहीं अगर हम ETF और म्यूचुअल फंड्स की कैपिटल गेन्स पर टैक्स की बात करें तो टैक्स के मामले में दोनों इक्विटी फंड्स और इक्विटी ETFs को सिमिलर ट्रीटमेंट मिलता है। अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने से कम का है तो कैपिटल गेन्स पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जिस पर फ्लैट 20% टैक्स लगेगा। वहीं अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा है तो गेन्स पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा जिसपे 1.25 लाख रुपीस पर ईयर तक के कैपिटल गेन्स फ्री हैं, उसके ऊपर 12.5% का टैक्स लगेगा। यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, गोल्ड और सिल्वर ETFs के लिए LTCG टैक्स बेनिफिट 12 महीने के बाद ही मिल जाता है, जबकि फिजिकल गोल्ड या गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड्स में ये 24 महीने के बाद होता है। सो गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टमेंट्स के लिए ETFs थोड़ा ज्यादा टैक्स एफिशिएंट हैं। तो फिर कौन सा चूज करना बेटर हो सकता है? इसके लिए कुछ प्रो टिप देखते हैं।
प्रो टिप 1, द SIP रूल। अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं जो महीने का 5 से 10 हज़ार रुपए की SIP करना चाहते हैं बिना ज़्यादा टेंशन लिए, तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स कुड बी बेटर। इनमें बस आपको ट्रैकिंग एरर ट्रैक करना होगा, जितना कम होगा उतना बेटर। प्रो टिप 2, द लमसम रूल। अगर आपके पास 5 से 10 लाख रुपए का लमसम अमाउंट है और आप मार्केट गिरने का वेट करके एग्जैक्ट प्राइस पे एंट्री लेना चाहते हैं, तो ETF कुड बी योर फ्रेंड। आप लिमिट ऑर्डर लगाकर अपना डिजायर्ड प्राइस पे एंट्री कर सकते हैं। प्रो टिप 3, द कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी। अपने पोर्टफोलियो का 70 से 80% कोर म्यूचुअल फंड्स में रख सकते हैं। स्टेबिलिटी के लिए और 20 से 30% सैटेलाइट ETFs में रख सकते हैं। टैक्टिकल मूव्स के लिए जैसे कि गोल्ड ETFs या IT सेक्टर ETFs एक्सेट्रा। याद रखिए, इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट शायद उतना नहीं। डोंट ओवरथिंक द 0.05% डिफरेंस। अगर फंड अच्छा है एंड अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सके तो कंसिस्टेंसी बीट्स ऑप्टिमाइजेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिएगा जो ETF और म्यूचुअल फंड के बीच कंफ्यूज्ड हैं। याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें मेंशन किए गए फंड्स या कैटेगरीज को किसी तरह की रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझें। इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिस्क एपेटाइट, टाइम होराइजन और गोल्स को जरूर असेस करें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.